मनी की कहानी एक भरोसे की कहानी है। आपकी जेब में मौजूद हर नोट, आपके बैंक अकाउंट का हर डिजिटल नंबर सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि लोगों को उस पर भरोसा है। लेकिन इतिहास दिखाता है कि इस भरोसे की शेल्फ लाइफ छोटी होती है। हर पेपर करेंसी जो किसी असली चीज़, गोल्ड, सिल्वर या किसी दूसरी टैंजिबल एसेट से बैक्ड नहीं होती, आखिरकार मर जाती है। आज हम उसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। वाइमर जर्मनी से लेकर जिम्बाब्वे तक, रोमन डिनेरियस से लेकर मॉडर्न डॉलर्स तक, पैटर्न साफ है। गवर्नमेंट प्रिंट करती हैं, लोगों का भरोसा उठ जाता है, महंगाई विस्फोट करता है, करेंसी का पतन होता है, और हर बार लीडर्स कस्में खाते हैं कि इस बार अलग है। यह कभी अलग नहीं होता। हमारे और गहराई में जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप यह कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है? क्योंकि आप कहाँ हैं, यह समझना शायद आपको दिखा दे कि आपकी मनी किनारे से कितनी करीब है। अब अगर आपको भूली हुई इकॉनमीज के सफ़र में वैल्यू मिल रही है तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। इससे हम और रियल स्टोरीज ला सकते हैं जो समझाती हैं कि इतिहास खुद को क्यों दोहराता रहता है और क्यों आपका फाइनेंशियल भविष्य इस पैटर्न के अंत को जानने पर निर्भर कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन चेतावनी से। 3री सदी में रोमन एम्पायर ब्रिटेन से लेकर इजिप्ट तक फैला हुआ था। यह अटल दिखता था, लेकिन सम्राट डायोक्लेशियन के अधीन मिलिट्री कैंपेन ने ट्रेजरी खाली कर दी। सैनिकों को पैसे देने और युद्धों को फंड देने के लिए रोम ने अपने सिल्वर सिक्कों का अवमूल्यन करना शुरू किया, सिल्वर कंटेंट कम किया और सस्ती मेटल मिलाई। नागरिकों ने देखा कीमतें आसमान छूने लगी। एम्पायर के अंत तक सिक्के लगभग बेकार हो चुके थे, व्यापार ठप हो गया, सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और लोग बार्टर सिस्टम पर लौट आए। साम्राज्य रातों रात नहीं गिरा, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था गिर गई। दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य अपने दुश्मनों से पहले ही अपने पैसे को नष्ट कर चुका था। तेजी से आगे बढ़ते हैं चीन की सोंग डायनेस्टी में 11वीं सदी के आसपास सिक्कों की कमी का सामना करते हुए अधिकारियों ने पेपर मनी का आविष्कार किया, जिसे जियाओजी कहा जाता था। पहले पहल यह शानदार काम करने लगा, व्यापार फैला और कॉमर्स फली फूली, लेकिन हमेशा की तरह लालच बहुत बड़ा हो गया। सरकार ने युद्धों और प्रोजेक्ट्स को फंड देने के लिए और प्रिंट करना शुरू कर दिया। कुछ दशकों के भीतर पेपर नोट्स मार्केट में भर गए, कीमतें आसमान छूने लगी और एक समय की इनोवेटिव करेंसी का पतन हो गया। बाद में मंगोलों ने कुबली खान के अधीन इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उनके चाओ नोट्स का भी वही हश्र हुआ। 14वीं सदी तक पेपर मनी को सदियों के लिए बैन कर दिया गया। सबक साफ था, तब भी बिना सोना चांदी समर्थन वाली मुद्रा हमेशा अतिप्रयोग से मरती है। यूरोप की बारी 18वीं सदी में आई। फ्रांस युद्ध के कर्ज में डूबा हुआ। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जॉन लॉ के तहत एक प्रयोग करने लगा। उसने बैंक जनरल बनाया जो पेपर मनी जारी करता था, जो कि मिसिसिपी कंपनी जैसे औपनिवेशिक उद्यमों में शेयर्स द्वारा समर्थित थी। कुछ समय के लिए पेरिस में बूम आ गया, प्रॉपर्टी वैल्यू आसमान छूने लगी, शेयर्स हफ्ते में दोगुने होने लगे। लेकिन सट्टे ने प्रोडक्शन की जगह ले ली और जब कॉन्फिडेंस टूटा, लोग अपने नोट्स को गोल्ड में रिडीम करने के लिए दौड़ पड़े। बैंक का गोल्ड खत्म हो गया, दहशत फैल गई। 1720 में फ्रांस की करेंसी ध्वस्त हो गई और अर्थव्यवस्था भी उसके साथ ही चली गई। जॉन लॉ बदनाम होकर देश छोड़कर भाग गया, जिसने पहले आधुनिक सरकारी आदेश फ्री डिजास्टर्स में से एक को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकन कॉलोनियों ने एक ऐसा ही सबक सीखा। रिवॉल्यूशनरी युद्ध के दौरान कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में सैनिकों को भुगतान करने के लिए कॉन्टिनेंटल डॉलर जारी की गए। उन्होंने इतने ज्यादा प्रिंट कर दिए कि 1781 तक नॉट वर्थ ए कॉन्टिनेंटल वाक्य एक राष्ट्रीय मजाक बन गया। अत्यधिक महंगाई ने बचतें खत्म कर दी और नवजात राष्ट्र हार्ड मनी पर लौट आया। यूएस संविधान ने बाद में इस सबक को स्थापित किया। केवल गोल्ड और सिल्वर ही लीगल टेंडर हो सकते थे। लगभग 2 सदियों तक उस नियम ने डॉलर को एंकर किया। फिर 20वीं सदी आई और दुनिया भूल गई। वाइमर जर्मनी की तरह फिए पतन की पागलपन की कहानी कोई नहीं कैप्चर करता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रिप्रेशंस और कर्ज से कुचले जाने पर सरकार ने बिलों का भुगतान करने के लिए मार्क प्रिंट किए। पहले तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ा, फिर दुष्चक्र आरंभ हो गया। 1923 तक एक रोटी की कीमत 200 अरब मार्क हो गई। कामगारों ने दिन में 2 बार वेज की मांग की, इससे पहले कि कीमतें फिर दोगुनी हो जाएं। लोग ईंधन के लिए नोट जलाने लगे क्योंकि जलावन की लकड़ी ज्यादा महंगी थी। जीवन भर की बचत गायब हो गई। मिडिल क्लास का सफाया हो गया और उसने उग्रवाद की ओर रुख किया।
कई इतिहासकार उस निराशा को हिटलर के उदय से जोड़ते हैं। एक दशक बाद आर्थिक जख्म राजनीतिक अराजकता में बदल गया। आप सोचेंगे इंसानियत सीख जाएगी, लेकिन 7 दशक बाद जिम्बाब्वे ने वही रास्ता अपनाया। एक समय अफ्रीका की ब्रेड बास्केट कहलाने वाले देश ने सरकारी खर्च और जमीन हड़पने को कवर करने के लिए पैसे प्रिंट किए। 1908 तक महंगाई 89.7 सेक्सटिलियन प्रतिशत तक पहुंच गया। कीमतें हर 24 घंटे में दोगुनी होने लगी। सरकार ने $100 ट्रिलियन के नोट जारी किए जो एक रोटी भी नहीं खरीद सकते थे। नागरिक विदेशी मुद्राओं और बॉर्टर पर निर्भर हो गए। भरोसा उड़न-छू हो गया। एक और करेंसी कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। हंगरी का पेंगो और भी आगे चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश ने पुनर्निर्माण के लिए पैसे प्रिंट किए। हर नए नोट में जीरो बढ़ते गए, यहाँ तक कि कीमतें दिन में 200% बढ़ने लगी। अपने चरम पर सबसे बड़ा नोट 100 क्विंटिलियन पेंगो का था। करेंसी 1946 में मर गई और उसे फोरिंट ने रिप्लेस किया, जिसकी दर 1 फोरिंट बराबर 400 ऑक्टिलियन पेंगो थी। इसे दृष्टिकोण में रखने के लिए यह 4 के बाद 29 जीरो हैं। यह अब तक का सबसे खराब अत्यधिक महंगाई रिकॉर्ड है। हर फेल हुई करेंसी में एक ही पैटर्न है। एक सरकार जो कमाती है उससे ज्यादा खर्च करती है। कर्ज बढ़ता है, प्रिंटिंग से कमी पूरी की जाती है, महंगाई तेज होता है, भरोसा टूटता है, पतन होता है। कभी इसमें महीने लगते हैं, कभी दशक, लेकिन गणित कभी नहीं बदलती। एक बार जब पैसा वास्तविकता से कनेक्शन खो देता है तो वह पैसा रह नहीं जाता। यह एक वादा बन जाता है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। आप सोच सकते हैं आज की दुनिया अलग है। आखिरकार हमारे पास सेंट्रल बैंक, एडवांस्ड इकोनॉमिक्स और कॉम्प्लेक्स पॉलिसी टूल्स हैं, लेकिन बुनियादी बातें नहीं बदली हैं। 1971 से जब अमेरिका ने गोल्ड को छोड़ दिया, पृथ्वी पर हर करेंसी फिएट ही है। सरकारें प्रिंट करती हैं, सेंट्रल बैंक अवमूल्यन करते हैं और लोग भरोसा करते हैं कि वैल्यू टिकी रहेगी। लेकिन इतिहास सुझाता है कि यह हमेशा के लिए नहीं टिकेगी। एक फिएट करेंसी की औसत आयु लगभग 35 साल है। डॉलर की फिएट उम्र पहले ही 50 पार कर चुकी है। घड़ी टिक रही है। अगर आपको यह दृष्टिकोण उपयोगी लग रहा है तो नीचे कमेंट करें। हमें बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके देश में महंगाई कैसा दिख रहा है। क्या कीमतें आपके वेतन से तेजी से बढ़ रही हैं? क्या बचतें सिकुड़ रही हैं? जवाब अपनी कहानी खुद बताएंगे। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि फिएट सिस्टम हमेशा क्यों फेल होते हैं, चाहे उन्हें कोई भी मैनेज करे। यह सिर्फ लालच या भ्रष्टाचार नहीं है, यह स्ट्रक्चर है। फिएट मनी शासकों को शून्य से वैल्यू बनाने की ताकत देती है, और जब निर्माण की लागत जीरो होती है तो अनुशासन गायब हो जाता है। हर पीढ़ी थोड़ी कमजोर करेंसी विरासत में प्राप्त करती है, जब तक कि एक संकट उसे किनारे पर नहीं धकेल देता। रोम ने सिक्के डिबेस किए, वाइमर ने नोट प्रिंट किए, आधुनिक राष्ट्र ऋण विस्तार करते हैं। फॉर्म बदलता है, परिणाम दोहराता है। जब भरोसा टूटता है, लोग सिर्फ पैसा नहीं खोते, वे समय खोते हैं। हर काम किया गया घंटा, हर बनाई गई योजना, हर सहेजा गया सपना कागजी वैल्यू में भाप बनकर उड़ जाता है। यही फिएट पतन की असली त्रासदी है। यह नोटों पर जीरों की संख्या नहीं है, यह उनके पीछे तबाह हुई जिंदगियां हैं। जैसे हम इस कहानी में गहरे जाते हैं, सवाल यह बनता है, अगर फिएट करेंसी हमेशा फेल होती हैं तो हम उन्हें बनाते क्यों रहते हैं? राष्ट्र एक ऐसी प्रणाली क्यों चुनेंगे जिसके अंत और पतन की गारंटी है? सच तो यह है, फिएट करेंसी सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, यह एक पॉलिटिकल वेपन है। यह सत्ता में बैठे लोगों को धन को कंट्रोल करने, युद्धों को फंड देने और असफलता की लागत को आम नागरिकों पर डालने की अनुमति देती है। जो लोग पैसा प्रिंट करते हैं वे कभी भी उसके पतन से तबाह नहीं होते। वे असली एसेट्स, जमीन, गोल्ड, स्टॉक्स के साथ बच निकलते हैं, जबकि बाकी सब के हाथ में कागज रह जाता है। और इसीलिए सिस्टम लौट लौट कर आता रहता है, क्योंकि शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए फिएट मनी बिल्कुल परफेक्ट काम करती है जब तक कि नहीं करती। चलिए वापस चलते हैं 1913 में। तब अमेरिका ने फेडरल रिजर्व बनाया, एक सेंट्रल बैंक जिसके पास करेंसी जारी करने और क्रेडिट मैनेज करने की ताकत थी। इसकी स्थापना उस बहस के दशकों बाद आई कि पैसे को कौन कंट्रोल करे। लोग कांग्रेस के माध्यम से या बैंकर्स, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। अंदाजा लगाइए कौन जीता। फेड के आ जाने से मनी क्रिएशन सेंट्रलाइज्ड और इलास्टिक हो गया। इसका मतलब था कि वाशिंगटन अनंत तक उधार ले सकता था, फिर उस कर्ज को खरीदने के लिए अनंत तक प्रिंट कर सकता था। यह ताकत का एक बंद लूप है। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, वह सिस्टम ओवरड्राइव में चला गया। युद्ध के अंत तक
ज्यादातर राष्ट्रों ने गोल्ड स्टैंडर्ड सस्पेंड कर दिया था। गोल्ड बहुत रिस्ट्रिक्टिव था, आप उसे प्रिंट नहीं कर सकते थे, और उसकी जगह वह वादा आया कि पेपर को बैकिंग के बिना भरोसे के लायक माना जाएगा। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, वादे दबाव में टूट जाते हैं। दो युद्धों के बीच का काल में महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन की लहर दर लहर देखी गई। देश अपनी करेंसी को सस्ता करने की दौड़ में लगे रहे ताकि निर्यात ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। इकोनॉमिस्ट्स ने इसे बेगरदाई नेबर पॉलिसी कहा, आम नागरिकों ने इसे डकैती कहा। उनकी बचतें सिकुड़ती गईं जबकि सरकारों और बैंकों के लिए कर्ज हल्के होते गए। यह संख्याओं के पीछे छुपा हुआ संपत्ति का स्थानांतरण था। फिर आया 1971, वह साल जिसने सब कुछ बदल दिया। दशकों तक अमेरिकी डॉलर ब्रिटन वुड्स सिस्टम के तहत $35 प्रति औंस गोल्ड से पेग्ड था। अन्य मुद्राएं डॉलर से जुड़ी हुई थी, जिससे वह ग्लोबल ट्रेड का एंकर बन गया। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका ने वियतनाम और वेलफेयर प्रोग्राम्स को फंड देने के लिए ज्यादा प्रिंट किया, विदेशी राष्ट्र डॉलर के बदले गोल्ड की मांग करने लगे। अमेरिका भुगतान नहीं कर सकता था, इसलिए राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टेलीविजन पर आए और गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी के अस्थायी निलंबन की घोषणा की। रातों रात डॉलर शुद्ध फिएट बन गया। वह अस्थायी उपाय 50 से अधिक वर्षों तक चला है। नतीजा प्रेडिक्टेबल था, बिना गोल्ड एंकर के सरकारें अनंत तक मनी सप्लाई बढ़ा सकती थी। महंगाई 1970 के दशक में आसमान छूने लगा। तेल की कीमतें चौगुनी हो गई, लिविंग कॉस्ट में विस्फोट हो गया। सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाकर जवाब दिया, अर्थव्यवस्थाओं को दुर्घटनाग्रस्त किया और मंदी को ट्रिगर किया। फिर भी उस समय भी प्रिंटिंग कभी वास्तव में रुकी नहीं, इसने सिर्फ रूप बदला। 1980 और उसके बाद भौतिक पैसा प्रिंट करने के बजाय सेंट्रल बैंकों ने क्रेडिट को महंगा किया। सस्ते लोन, आसान मॉर्गेज और अंतहीन लिक्विडिटी ने एसेट बबल्स को ईंधन दिया। स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स फूले जबकि वेतन पीछे रह गए। समृद्धि का भ्रम लौट आया, लेकिन उत्पादकता पर नहीं बल्कि कर्ज पर बना था। फिएट सिस्टम हमेशा दृश्यमान अत्यधिक महंगाई के माध्यम से ही नहीं गिरते, कभी कभी वे स्टील्थ मुद्रा अवमूल्यन के माध्यम से धीरे धीरे मरते हैं। एक रोटी जो कभी 10 सेंट की थी अब $3 की है। एक कॉलेज डिग्री जो कभी किफायती थी अब आजीवन कर्ज की मांग करती है। एक घर जिसके लिए कभी 3 साल की आमदनी चाहिए थी अब 10 साल की चाहिए। आपके पेचेक पर नंबर बढ़ते हैं, लेकिन वे जो खरीदते हैं वह सिकुड़ता जाता है। यही फिएट की शांत मौत है। उन लोगों के लिए अदृश्य जो धन को मूल्य में नहीं अंकों में मापते हैं। हर महान साम्राज्य ने इसी रास्ते का अनुसरण किया है। स्पेनिश एम्पायर ने नई दुनिया, अमेरिका की सिल्वर खानों को खाली कर दिया, यूरोप को बुलियन से भर दिया। कीमतें 3 गुना हो गई, व्यापार अस्थिर हो गया और स्पेन ने आखिरकार खुद को 6 बार दिवालिया पाया। ओटोमन एम्पायर ने अपने सिक्कों को तब तक अवमूल्यन किया जब तक कि विदेशी व्यापारियों ने इसे स्वीकार करना बंद नहीं कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर ने विश्व युद्धों के दौरान अपनी मुद्रा को डिबेस किया और 1931 में गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हर एक ने विश्वास किया कि वह असाधारण है। हर एक ने एक ही सच्चाई की खोज की, पैसे में भरोसा सीमित है और जब वह टूटता है तो साम्राज्य भी टूट जाता है। फिएट मुद्रा का पतन विशेष रूप से दुखद इसलिए है क्योंकि इसका अनुमान पहले ही लगाया जा सकता था। अर्थशास्त्री, इतिहासकार, यहाँ तक कि राजनेता भी पैटर्न जानते हैं। वे कर्ज बढ़ते, महंगाई तेज होते, क्रय शक्ति घटते देख सकते हैं, फिर भी वे जारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी उस नेता के रूप में नहीं बनना चाहता जो संगीत बंद कर दे। सिस्टम जीवित रहने के लिए विकास, निरंतर घातीय विकास पर निर्भर करता है। अगर प्रिंटिंग बंद हो जाती है तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है, अगर यह जारी रहती है तो महंगाई तेज होता है। यह एक जाल है और हर राष्ट्र अंततः दीवार से टकराता है। चलिए आधुनिक उदाहरण देखते हैं। वेनेजुएला में सरकार ने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, घाटे को कवर करने के लिए पैसे प्रिंट किए और मूल्य नियंत्रण लगाए। नतीजा 10 लाख प्रतिशत से अधिक का अत्यधिक महंगाई। दुकानों के शेल्फ खाली हो गए, डॉक्टर भाग गए और नागरिक सिर्फ रोटी खरीदने के लिए नकदी से भरे बैकपैक लेकर चलने लगे। अर्जेंटीना में दशकों से महंगाई औसतन दोहरे अंकों में रहा है। हर नई प्रशासन पिछले को दोष देती है, फिर भी पेसो मरता रहता है, बार बार बदला जाता है, ऐसे फीनिक्स की तरह जो कभी नहीं सीखता। तुर्की में एक दशक में लीरा ने अपनी वैल्यू का 90% खो दिया है। कहानी नहीं बदलती, सिर्फ नाम बदलते हैं। लेकिन खतरा उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है। वही ताकतें उन्नत राष्ट्रों में भी काम कर रही हैं।
अमेरिकी फेडरल कर्ज अब $36 ट्रिलियन से अधिक है। जापान का कर्ज उसके जीडीपी का 250% से अधिक है। यूरोपीय संघ हर महीने अपने ही बॉन्ड खरीदने के लिए अरबों यूरो प्रिंट करता है। यह स्थिरता नहीं है, यह एक नियंत्रित पतन है। सरकारें वर्तमान को फंड देने के लिए भविष्य से उधार लेती हैं और सेंट्रल बैंक अंतर को प्रिंट करते हैं। नागरिक तालियां बजाते हैं जब स्टिमुलस चेक आते हैं, इस बात से अनजान कि वे विश्वास के अंतिम भंडार को भुनाने जा रहे हैं। इस बिंदु पर आप सोच सकते हैं, अगर सभी फिएट सिस्टम मर जाते हैं तो उनकी जगह क्या लेता है? ऐतिहासिक रूप से जवाब गोल्ड, सिल्वर या कुछ टेंजिबल स्टैंडर्ड रहा है। वाइमर के बाद जर्मनी ने रेंटेनमार्क पेश किया जिसकी गारंटी जमीन थी। जिम्बाब्वे के बाद नागरिक अमेरिकी डॉलर और दक्षिण अफ्रीकी रैंड की ओर मुड़ गए। जब कागज जलता है, लोग कुछ ठोस तलाशते हैं। आज वह कुछ गोल्ड, बिटकॉइन या कमोडिटीज हो सकता है, लेकिन संक्रमण हमेशा दर्दनाक होता है। पुराना धन वाष्पित हो जाता है, नई प्रणालियां राख से उभरती हैं। कठोर सच्चाई यह है कि फिएट सिस्टम उनके होने चाहिए उसे अधिक समय तक जीवित रहते हैं क्योंकि पतन ताकतवरों को लाभ पहुंचाता है। महंगाई एक छुपे हुए कर के रूप में कार्य करता है। यह बचत को चुपचाप खत्म करता है, जबकि कर्जदारों, खासकर सबसे बड़े कर्जदार, सरकार की रक्षा करता है। पैसे प्रिंट करके शासक बिना कभी कर बढ़ाए युद्ध, खैरात और सब्सिडी को फंड दे सकते हैं। लागत उच्च कीमतों के माध्यम से नागरिकों पर डाल दी जाती है। आप वोट या विरोध के साथ नहीं, बल्कि अपने किराने के बिल और किराए के चेक के साथ भुगतान करते हैं। बिना कानून के टैक्स लेना यह चोरी का सबसे कारगर रास्ता है। और फिर भी इतिहास दिखाता है कि पतन हमेशा तब आता है जब विश्वास टूटता है। लोग कागज पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और वे इसे किसी भी वास्तविक चीज के लिए व्यापार करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। माल, सोना, विदेशी मुद्रा। तभी सिस्टम व्यवस्था से अराजकता में पलट जाता है। महंगाई बेकाबू हो जाती है, संस्थान टूट जाते हैं और जीवन नए नियमों के आसपास पुनर्गठित हो जाता है। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। एक बार स्थिरता का भ्रम चला जाए तो कोई भी प्रिंटिंग उसे वापस नहीं ला सकती। अब एक सेकंड के लिए रुकिए, अपने देश, अपनी करेंसी के बारे में सोचिए। क्या पिछले दशक में इसकी वैल्यू स्थिर रही है? क्या यह वही चीजें खरीद सकती थी जो 5 साल पहले खरीद सकती थी? या क्या आप भी वही धीमी गति से हो रही गिरावट देख रहे हैं जिसका हर दूसरे फिएट राष्ट्र ने सामना किया है? नीचे एक कमेंट ड्रॉप करें। मैं जानना चाहता हूं कि अभी आप जहां हैं वहां महंगाई कैसा महसूस होता है, क्योंकि फिएट फेल्योर की कहानी सिर्फ ग्लोबल नहीं है, यह पर्सनल है। इतिहास में हर पेपर मनी सिस्टम में भरोसा खोने का एक निश्चित पल होता है। वह पल शायद ही कभी रातों रात आता है। यह छोटी दरारों के माध्यम से रेंगता आता है। एक छूटा हुआ बजट लक्ष्य, एक खैरात जिसकी लागत अपेक्षा से अधिक हो, एक सेंट्रल बैंक जो स्थायी राहत का वादा करता है और कभी नहीं रुकता। धीरे धीरे लोगों को एहसास होता है कि संख्याएं नहीं जुड़ रही हैं। उनके पास मौजूद प्रिंटेड संपत्ति अब वास्तविक उत्पादकता को प्रतिबिंबित नहीं करती। यह विश्वास है, सोना नहीं, जो करेंसी को जीवित रखता है। एक बार यह विश्वास फीका पड़ जाए तो सबसे शक्तिशाली प्रणाली भी बाकियों की तरह गिर जाती है। वाइमर जर्मनी का मार्क इसलिए नहीं गिरा क्योंकि लोगों ने काम करना बंद कर दिया। यह इसलिए गिरा क्योंकि लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया कि कागज का कोई मतलब है। जनवरी 1923 में एक रोटी की कीमत 250 मार्क थी। नवंबर तक इसकी कीमत 200 अरब मार्क हो गई। मजदूरों ने दिन में 2 बार वेतन की मांग की क्योंकि शाम तक उनके पेचेक बेकार हो जाते थे। गृहिणियों ने ईंधन के लिए पैसा जलाया क्योंकि कोयला ज्यादा महंगा था। और सरकार प्रिंट करती रही, यह सोचकर कि अधिक कागज व्यवस्था बहाल कर देगा। लेकिन हर नोट ने विश्वास की एक और परत को नष्ट कर दिया। जितना अधिक उन्होंने प्रिंट किया, पतन उतनी ही तेजी से आया। यही वह पैटर्न है जिसे हर फिएट राष्ट्र दोहराता है। एक हताश आशा कि अधिक कागज उस समस्या को हल कर सकता है जो कागज के कारण हुई थी। हंगरी का पेंगो 1946 में अभी भी सबसे खराब अत्यधिक महंगाई का रिकॉर्ड रखता है। कीमतें हर 15 घंटे में दोगुनी हो जाती थीं। सरकार ने 10 लाख पेंगो के मिल पेंगो प्रिंट किए गए, फिर 1 अरब मिल पेंगो के बिल पेंगो। अंत तक उन्हें 29 जीरो वाले नोट जारी करने पड़े। लेकिन सड़कों पर किसी को परवाह नहीं थी। बाटर लौट आया। लोगों ने जूते, रोटी और तंबाकू का व्यापार किया क्योंकि उन्हें अब नंबरों पर भरोसा नहीं था। जब विश्वास टूटता है तो अर्थव्यवस्थाएं वापस लौट जाती हैं। बाजारों को नियमों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विश्वास की आवश्यकता होती है।
और जब विश्वास मर जाता है तो दुनिया के सारे कानून भी एक मुद्रा को नहीं बचा सकते। 2000 के दशक में जिम्बाब्वे को देखिए, सरकार ने खेत की जमीन हड़प ली, उद्योग को कुचल दिया और खाई को पाटने के लिए पैसा प्रिंट किया। महंगाई प्रति माह 79.6 अरब प्रतिशत तक पहुंच गया। नागरिक कागज पर अरबपति और वास्तविक जीवन में भिखारी बन गए। दुकानों ने जिम्बाब्वे डॉलर को पूरी तरह से स्वीकार करना बंद कर दिया। जब सिस्टम अंततः ध्वस्त हो गया तो देश ने अपनी मुद्रा को छोड़ दिया और अमेरिकी डॉलर को अपना लिया। यह एक मौन स्वीकारोक्ति थी। भरोसा पुनर्निर्मित नहीं किया जा सका। एक बार टूट जाने पर यह पीढ़ियों के लिए चला जाता है। इन सभी कहानियों से सबक सरल है। फिएट करेंसी दुर्भाग्य के कारण नहीं, बल्कि डिजाइन के कारण विफल होती हैं। वे अनुशासन पर निर्भर करती हैं और मनुष्य अनुशासित नहीं हैं। नेता हमेशा प्रिंट करने के कारण ढूंढ लेते हैं। एक युद्ध, एक संकट, एक मंदी, हर औचित्य उस समय आवश्यक महसूस होता है। हर एक मूल्य को कम करता है। अल्पावधि में प्रिंटिंग मुक्ति की तरह महसूस होती है। दीर्घावधि में यह पतन की गारंटी देती है। यह एक दवा की तरह है जो दर्द को ठीक करते हुए रोगी को जहर देती है। अब आज के आसपास देखिए, सरकारें हर समस्या के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी और खैरात का वादा करती हैं। जब भी बाजार डगमगाते हैं, सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं। मतदाता अधिक खर्च की मांग करते हैं। राजनेता बाध्य होते हैं। मनी सप्लाई बढ़ती है, कर्ज बढ़ता है, कीमतें धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हैं और हम खुद से कहते हैं कि इस बार अलग है, कि डिजिटल करेंसी और जटिल फाइनेंशियल टूल हमें इतिहास से अधिक चतुर बनाते हैं। लेकिन कोई समीकरण मानव लालच को मिटाता नहीं है। कोई एल्गोरिदम विश्वास के नियमों को फिर से नहीं लिखता। इस पर विचार करें। 1913 के बाद से अमेरिकी डॉलर ने अपनी क्रय शक्ति का 96% से अधिक खो दिया है। तब का $1 अब 25 सेंट में जो खरीदता है। यह स्थिरता नहीं है, यह नियंत्रित पतन है। ब्रिटिश पाउंड, जो कभी दुनिया की रिजर्व करेंसी थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद से अपनी वैल्यू का 99% से अधिक खो चुका है। यहाँ तक कि जापान के येन, जो डिफ्लेशन या मंदी के लिए प्रसिद्ध हैं, 1950 की तुलना में एक अंश ही खरीदते हैं। हर प्रमुख फिएट सिस्टम एक ही नीचे की ओर ढलान का अनुसरण करता है। कोई तेजी से गिरता है, कोई धीरे धीरे, लेकिन कोई दोबारा नहीं उठता। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर फिएट मनी बर्बाद होने वाली है तो डॉलर अभी तक क्यों नहीं गिरा है? जवाब है ग्लोबल निर्भरता। डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, यह दुनिया की है। व्यापार, ऋण और कमोडिटी की कीमत डॉलर में है। यह अमेरिका को भारी विशेषाधिकार देता है। यह वह प्रिंट कर सकता है जो दूसरों को कमाना पड़ता है। विदेशी राष्ट्र अमेरिकी कर्ज में खरबों रखते हैं, जिससे कृत्रिम मांग पैदा होती है। लेकिन साम्राज्य भी हमेशा के लिए गुरुत्वाकर्षण को नकार नहीं सकते। जैसे जैसे विश्वास कम होता है, जैसे जैसे विकल्प बढ़ते हैं, सोना, डिजिटल संपत्ति, क्षेत्रीय व्यापार, दरारें दिखाई देती हैं। वह विशेषाधिकार जिसने एक बार डॉलर की रक्षा की थी, वही वजन बन जाता है जो उसे नीचे खींचता है। अगला संकट आने पर क्या होगा? सेंट्रल बैंक पहले ही दरों को लगभग शून्य तक काट चुके हैं। उन्होंने खरबों प्रिंट किए हैं। बहुत कम गोला बारूद बचा है। शेष एकमात्र उपकरण और प्रिंटिंग है। लेकिन हर नया डॉलर पिछले को पतला करता है। विश्वास के आधार पर महंगाई चुपचाप बढ़ सकती है या अचानक विस्फोट कर सकती है। एक बार निवेशकों को विश्वास हो जाए कि केंद्रीय बैंकों ने नियंत्रण खो दिया है, उड़ान शुरू हो जाती है। पूंजी कागज से भागती है। असली माल, धातु, जमीन, ऊर्जा में कीमत वाली संपत्ति बढ़ जाती है। सर्पिल स्वयं पूरा हो जाता है। कोई सरकार कभी पतन की योजना नहीं बनाती। वे मानते हैं कि वे इसे प्रबंधित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे या इससे बाहर निकलेंगे। फिर भी हर इतिहास की किताब एक ही कहानी बताती है। एक बार जब मुद्रण उत्पादन की जगह ले लेता है तो गिरावट तेज हो जाती है। रोम ने अपने सिक्कों को सस्ती धातुओं के साथ इतना मिलाया कि व्यापार लड़खड़ा गया। फ्रांस ने अपनी क्रांति के दौरान असाइनाट प्रिंट की गई जब तक कि रोटी दंगे भड़क नहीं गए। आधुनिक राष्ट्र अधिक परिष्कृत तरीकों का उपयोग करते हैं, बॉन्ड, डेरिवेटिव, डिजिटल लेजर, लेकिन सार एक जैसा है। वास्तविक मूल्य की जगह नकली संपत्ति हमारे समय को उसकी विशालता खास बनाती है। इससे पहले कभी भी सभी प्रमुख मुद्राएं एक साथ फिएट नहीं थी। अतीत में जब एक गिर गया तो सोने या चांदी द्वारा समर्थित दूसरा व्यापार को सोख लेने के लिए तैयार था। आज पूरी प्रणाली विश्वास पर तैर रही है। अगर वह विश्वास विश्व स्तर पर डगमगाता है तो छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचती है।
कब्रिस्तान एक भी राष्ट्र का दावा नहीं कर सकता है, यह स्वयं प्रणाली का दावा कर सकता है। एक भयावह आंकड़ा है जिसे हर इतिहासकार जानता है। एक फिएट मुद्रा का औसत जीवन काल लगभग 27 वर्ष, एक पीढ़ी का होता है। अधिकांश जल्दी मर जाते हैं। हमारा अधिक समय तक चला है, लेकिन केवल इसलिए कि पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया है। डॉलर, यूरो, येन और युआन सभी एक ही दोष से बंधे हैं। जब विश्वास टूटेगा, वे साथ साथ गिरेंगे। भले ही प्रतिस्थापन डिजिटल हो, धातु हो या संकर हो, एक सत्य बना रहता है। आप शून्य से मूल्य प्रिंट नहीं कर सकते। तो इससे आप कहाँ खड़े हैं? आपकी बचत, आपकी रिटायरमेंट, आपका वेतन, सभी कुछ ऐसी चीज में मूल्यवान है जो मूल्य खोने के लिए डिजाइन किया गया है। सबक घबराने का नहीं है, यह तैयार करना है, इतिहास को समझना है, विविधता लाना है, कुछ मूर्त स्वामित्व रखना है। क्योंकि जब मुद्रण तेज होता है तो कागज सबसे तेजी से जलता है, और जब धुआं साफ हो जाता है तो केवल वास्तविक मूल्य बचा रहता है। अगर आपने इसे अब तक देखा है तो मैं जानना चाहता हूं, आज आपकी मुद्रा कितनी स्थिर है? क्या आपके देश की कीमतें दोगुनी, तिगुनी या इससे भी बदतर हो गई हैं? एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आप जहां हैं वहां रोजमर्रा की मुद्रास्फीति कैसी दिखती है। ये कहानियां प्राचीन इतिहास नहीं हैं, वे अभी हो रही हैं, बस धीमी गति से। और जब इतिहास आ पकड़ेगा तो जिन लोगों ने पैटर्न देखा वे शिकार नहीं होंगे, वे बचे रहेंगे। फिएट मनी का कब्रिस्तान उन राष्ट्रों से भरा है जिन्होंने सोचा था कि वे अलग हैं। हर किसी ने विश्वास किया कि वे समृद्धि के लिए अपना रास्ता प्रिंट कर सकते हैं। हर कोई एक ही तरह से समाप्त हुआ, दिवालिया, कटु और भुला दिया गया। सवाल यह नहीं है कि क्या हमारी प्रणाली उनमें शामिल होती है, सवाल यह है कब होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।